नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। लेकिन मेरे पास खबर अच्छी नहीं है बताने के लिए। खबर यह है कि मेलबर्न में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से किस्मत ने साथ दिया था ब्रिस्बेन में, लेकिन मेलबर्न में वो नहीं हुआ। मेलबर्न में बड़े खिलाड़ियों की जो नाकामी है, भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों की जो नाकामी है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उनकी नाकामी टीम को भारी पड़ी और 184 रन से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। खबर दिखाते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे हार की वजहों को समझने की और उन पर बातचीत करेंगे। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया। दूसरी पारी में भारतीय टीम 155 रन ही बना पाई और 340 रन का लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया ने उसके सामने। अगर यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बल्लेबाजों ने निराश किया दूसरी पारी में भी। और जिस तरह से घुटने टेके भारतीय टीम ने, बड़ी बात यह भी है कि भारतीय टीम ने 155 रन बनाने के लिए लगभग 80 ओवर बल्लेबाजी की, लेकिन जिस तरह से अप्रोच था, वो अप्रोच कहीं ना कहीं ऐसा रहा जिसमें समझ में ही नहीं आया कि जीत के लिए जाएं या ना जाएं। और जीत के लिए जाने की उम्मीद तो तभी खत्म हो गई थी जब रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी आउट हो गए थे। अगर बात की जाए, रोहित शर्मा 9 रन, केएल राहुल 0, विराट कोहली 5। मैच तो दीपेश यहीं खत्म हो गया था। बस ये था कि अब आप इस उम्मीद के सहारे थे कि शायद एक ऐसी स्थिति बने जहां पर कुछल्ले बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर मिलकर मैच को बचा ले। लेकिन अगर आप 340 रन मैच के आखिरी दिन चेस करने का सोच भी रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि सोच रहे थे, लेकिन सोच भी रहे थे, उसमें अगर रोहित शर्मा 9 रन, विराट कोहली 5 रन और केएल राहुल 0 बनाते हैं तो फिर मैच आपका खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, अब यहां से अगर आकाशदीप या फिर बुमराह या आपके यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर मिलके ये मैच बचा भी लेते ना, तो इस मैच के बचाने का कोई मतलब नहीं था। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि जब तक ये टीम के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो टीम के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम जो हमारी टीम में खेल रहे हैं, जब तक ये स्टेप अप नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अब सर इतने ही रन अगर बनवाने हैं, 0 पे आउट होना है, या 6-7 रन ही बनवाने हैं, 9 रन ही किसी को बनाने हैं, तो फिर जो दूसरे यंगस्टर्स जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलती करी है? मतलब देवदत्त पडिक्कल ने भी पहले टेस्ट मैच में अपने डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले टेस्ट मैच में 18-20 रन कर दिए थे, तो इससे बेटर तो उन्हें खिला लो भाई। उनका ज्यादा रेजिलियंस दिख रहा है रोहित शर्मा से ज्यादा। तो ये सर अब कुछ नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक सीधी सी लाइन में अगर इसको स्पष्ट बताऊं तो टीम में अब जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी है ना, वो जगह खाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, बोझ बन गए अपनी टीम के ऊपर। एक समय पे जो ये स्टार हुआ करते थे, जिनके सहारे टीम इंडिया चला करती थी, अब वही स्टार खिलाड़ी हमारी टीम के ऊपर बोझ बन गए। और मैं मानता हूं कि हर एक चीज का एक अंत होता है सर। अब शायद यहां से आगे की ओर देखना चाहिए। इनफैक्ट सिडनी के टेस्ट मैच से, क्योंकि अब आपका जो WTC का चांस है वो तो एकदम कहते हैं ना, एकदम खत्म हो गया। बहुत मतलब कोई आउटसाइड चांस ही आ गया, जैसे हर बार RCB का होता है कि पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पे होते हैं, कोई तीसरी टीम हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे, ऐसा सीन है। और अब मुझे लगता नहीं है कि कोई चांस WTC का बचा है। तो एटलीस्ट BGT को बचाने के लिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बचाने के लिए, जो टीम के जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच आपको जिता के दिया था, क्योंकि जिस दिन से स्टार खिलाड़ियों की वापसी टीम में हुई है, असल में तो हार का सिलसिला शुरू ही वहां से हुआ है। जब तक कमान यंगस्टर्स के हाथों में थी, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, देवदत्त पडिक्कल हो, एक टीम खेल रही थी, एटलीस्ट एक टीम खेल रही थी। आज क्या हुआ है पूरे दिन में आप देख ही सकते हैं। पूरे दिन में हमारी भारतीय टीम एक इजी विकेट पे, जिसमें विकेट में कुछ खास ऐसा था भी नहीं, ना तो क्रैक्स थे कि नेथन लायन को बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा था, पेसर्स के लिए कोई इतनी खास मदद नहीं थी, न्यू बॉल आनी तो अभी ड्यू थी। हम लोग बात कर रहे थे कि चलिए 3-4 विकेटें बची हुई हैं, नई गेंद आएगी तो 12 ओवर खेल देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उससे पहले ही आपने घुटने टेक दिए। तो ये सर मैं यही कहूंगा कि अब हर चीज का एक अंत होता है, हर चीज का एक टाइम आता है, और कुछ खिलाड़ियों का हमारी टीम में अब टाइम आ चुका है। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ियों का समय आ चुका है। बात हम ये लगातार कर भी रहे थे कि रिटायरमेंट का ऐलान या संन्यास का ऐलान करने के लिए क्या इस सीरीज के अंत तक का इंतजार हो रहा है, क्योंकि रन्स तो नहीं बन रहे हैं। और विराट कोहली का भी वो एक शतक छोड़ दें तो पूरी सीरीज में उन्होंने निराश किया है। आउट होने के लिए तरीके खोजे हैं विराट कोहली ने, अगर देखा जाए तो। रोहित शर्मा की जो हालत है वो किसी से छिपा नहीं है, इस सीरीज में भी अभी तक वो लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं। ऋषभ पंत को हर मैच में, ऑलमोस्ट हर मैच में, हर इनिंग में 20-25 रन मिले, यानी आपने स्टार्ट किया लेकिन उसके बाद जिस तरह से आउट हुए, वो मैच में डिफाइनिंग मोमेंट रहा, वहां से मैच पलटा है। तो किसका किसका रोना रोए वाली बात है। हर बल्लेबाज ने निराश ही किया है, एक आध दो नाम को अगर छोड़ दिया जाए। आपको बता देते हैं पहले फटाफट कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में क्या किया था, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत को लक्ष्य दिया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 234 रन बनाए थे। इसमें मार्नश लाबुशेन के 70 रन थे, कमिंस और नेथन लायन ने 41 रन का योगदान दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट है, इस पर अभी बातचीत भी करेंगे। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह जो इस सीरीज में भारत की तरफ से इकलौते खिलाड़ी हैं जो ऐसा लग रहा है कि शायद परफॉर्म करने के लिए गए हुए हैं, या शायद कहा जाए कि भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ जसप्रीत बुमराह को दे दी गई है कि आप ही हमको जीत दिलाएंगे, बाकी और तो हमारे बस का कुछ है नहीं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली। आकाशदीप ने भी 3 विकेट लिए दूसरी पारी में और कुल मिलाजुलाकर 340 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने रखा। और जो बात अभी मैं कह रहा था दीपेश, टेस्ट मैच जीतने के लिए ना आपको कमिटमेंट दिखानी पड़ती है, आपको क्रीज पर रुककर संघर्ष करना पड़ता है, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता बल्कि यह भी सोचना होता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर दें कि आपका जो काउंटर है उसके लिए काम आए। यानी अगर आप बल्लेबाज हैं, पुछल्ले बल्लेबाज की तरह से आप खेल रहे हैं टीम में, तो आप कितने रन जोड़ दें कि स्कोरबोर्ड पर गेंदबाजों को वो लग्जरी मिल जाए। वाइस वर्सा है, बल्लेबाज इसी तरह रन जोड़ते हैं कि विकेट की जो बॉलर्स हैं उनको विकेट लेने के लिए मौका मिले। 41 रन यानी सीधे सीधे 82 रन किसने जोड़े? पैट कमिंस ने। और पैट कमिंस पहली इनिंग में भी रन जोड़ के आ रहे हैं। वो कमिटमेंट तो हमारे यहां टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया। जिस तरह से आउट हुए हैं खिलाड़ी उन पर तो बात करेंगे, लेकिन आपने आउट होने के नए नए तरीके खोजे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल पे आप आउट हो रहे हैं, जिस एरिया में फील्डर लगाया गया है वहां मैंने आज तक गावस्कर को कभी नहीं कहा, कहते सुना कमेंट्री में स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तो बल्लेबाजी खराब हुई है और इसको हमें स्वीकार करना होगा। और सबसे बड़ी बात स्वीकार ये करना होगा कि सर ये नेचुरल स्टाइल तो कतई नहीं है। मतलब आपका नेचुरल स्टाइल का टीम को हरवाना है। मतलब मैं ये बात जानना चाहता हूं कि जब 2 फील्डर लिए हुए हैं, एक बेसिक कॉमन सेंस होती है कि जब आपका फाइन लेग पीछे है, आपका थर्ड मैन पीछे है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी बाउंसर गेंद है ना उस पर भी ऐसा शॉट ट्राई मत कीजिए कि बॉल पीछे कैरी कर जाए। बहुत बड़े बड़े मैचेस हमने देखे जब ऐसी गलतियां आप खिलाड़ी कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है कोई बाउंसर अटेम्प्ट होता है बॉडी के आसपास, तो उस पर अपरकट खेलने में बहुत से खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। लेकिन पंत ने तो एक सीधा गेंद जिसको सीधे बल्ले से बड़े आराम से वो सामने भी खेलते तो एक चौका हो जाता, उसको बनाया है, पीछे मारा है, टॉप एज गेंद ने लिया। तो स्टूपिड तो ये तो खाली पहली पारी की बात हो गई। चलिए एक बार को उन पापों को धो भी देते हैं कि नीतीश ने सेंचुरी कर दी, फिर बहुत हद तक हम मैच में आ गए। आप इस पारी को देख लीजिए, इतना रेजिलेंट पंत नजर आए, इतने अच्छे खिलाड़ी के तौर पे वो खेल रहे थे, बॉडी को पीछे लेके जा रहे थे। जो बेसिक टेस्ट मैच बल्लेबाजी जो चेतेश्वर पुजारा करते हैं कि आपकी गेंद के पीछे बॉडी होनी चाहिए तब आप बल्ला यूज कीजिए, इस तरीके से खेल रहे थे। आउट कैसे हुए? ट्रेविस हेड को उन्होंने गेंद थमा दी, उस पर एक शॉट अटेम्प्ट किया और मिड ऑन पे आउट हो गए। तो ये क्या तरीका था? मतलब ये वो पंत तो बिल्कुल नहीं है जिस मैच विनर पंत को हम जानते हैं। ये तो दोनों पारियों की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया को फंसाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ऋषभ पंत ने किया। ऊपर वाले तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पंत से हमें ऐसे मौकों पर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। अभी भी अगर हम ये पूरी डिस्कशन लेके बैठे तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि रोहित ने निराश किया, विराट ने किया, वो तो कर ही रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन पंत के केस में हम ये बातें करना ज्यादा इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम को ऐसे मौकों पर संभाला है, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो। पंत खड़े हो जाते थे तो अच्छे खासे मैच आज खड़े हो गए थे। और सर आप एक चीज देखिए, जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल को बता रहे हैं कि भाई ज्यादा ओवर ट्राई मत कर, शॉट खेलने की कोशिश मत कर, पहले ये मैच बचाना हमारी प्रायोरिटी है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिर अगले ओवर में खुद ही वो शॉट खेल दे रहे हैं। तो फिर यहां तो गावस्कर का जो गुस्सा था वो होना बिल्कुल जायज है। जिस भी तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया हो उससे कोई वो नहीं है। आप अगर इंटरनेशनल स्टेज पे इस तरीके से खेलेंगे तो सर ये तो फिर गलत ही बात है। ऑलरेडी 2-3 खिलाड़ी टीम में ऐसे हैं जिनको लिटरली ढोना ही पड़ रहा है हमारी टीम को। तो उसके बाद अगर जो खिलाड़ी जिनसे उम्मीदें हैं वो भी ऐसी गलतियां करेंगे तो सर ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये ना तो बांग्लादेश है। आप फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स उठा के भी देख सकते हैं, जब से गंभीर और रोहित की जोड़ी बनी है, एक बांग्लादेश को हटा दें तो हम एक भी इंटरनेशनल मैच ना जीते, ना तो श्रीलंका के अगेंस्ट हमने जीते ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते। तो ये कहीं ना कहीं मसला है। अब बाकी देखना होगा। यही है सर, इतने सारे हमने पूरे सिनेरियो बताए थे अब तक इतने दिनों से, पूरे 1-1.5 महीने से कि WTC में वैसे पहुंच जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। वो तो ख्वाब बहुत दूर नजर आता है। किसी तरीके से अगर जो ये BGT अगर अपने घर वापस आ जाए तो वो भी अभी फिलहाल बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। बिल्कुल, BGT यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम, हालांकि अब इस परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर भारतीय टीम अगला मैच जीत लेती है तो सीरीज में 2-2 की बराबरी हो जाएगी और ऐसी सूरत में वो जो ट्रॉफी है वो कम से कम भारतीय टीम के पास रहेगी। उस पर जो कब्जा पिछले करीब 1 दशक से भारत का है वो कब्जा बरकरार रहेगा। वैसे स्थितियां जैसी हैं ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है और प्योर आप बिल्कुल आंख मूंद के कह सकते हैं कि इस पूरी सीरीज में वो पर्थ टेस्ट मैच अगर हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी होगी हार की वो बल्लेबाजों को उठानी होगी। बल्लेबाजी हमारी टीम से हुई ही नहीं है, खासतौर पर उन बड़े नामों से जिनसे ये उम्मीद की जाती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कप्तान साहब से। पंत पर अभी आगे जाकर और बात करेंगे, लेकिन जरा कप्तान साहब का हालत आपको दिखा देते हैं। एक बार फिर मेलबर्न में वो फ्लॉप साबित हुए, सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए दूसरी पारी में, जब भारतीय टीम को 340 रन चाहिए था। चलिए अगर 340 रन नहीं जा रहे थे आप चेस करने तो कम से कम आपको वहां विकेट पर खड़े होकर समय बिताना चाहिए था।
कुछ वक्त बिताना चाहिए था जिससे मैच को कम से कम ड्रॉ कराया जा सके, और अगर मैच ड्रॉ होता तो थोड़े बहुत पॉइंट तो मिल ही जाते। लेकिन जिस तरह की हालत है रोहित शर्मा की, जिस तरह से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अपने आप में अपने जोन में हैं। और उसका नतीजा पहली पारी में बनाए थे उन्होंने 3 रन, दूसरी पारी में बनाए थे 9 रन, यानी कुल मिलाकर 42 रन। और अगर इस पूरी सीरीज की बात कर लें तो अब तक 3 मैच में सिर्फ 41 रन आए हैं उनके। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, पैट कमिंस ने एक इनिंग में 41 रन बना दिए, और रोहित शर्मा के 31 रन है कुल 3 टेस्ट मैच में। पहला मैच वो खेले नहीं थे, और उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी, गावस्कर उस वक्त भी थोड़ा हार्श हुए थे, हार्श कह लें या कह लें प्रैक्टिकल हुए थे, कि अगर रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे हैं तो रोहित शर्मा अगर पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं तो आप उनको एज अ बैट्समैन खिला लीजिए, कप्तानी बुमराह को ही करने दीजिए। और कप्तानी अगर बुमराह के पास होती, हालांकि क्रिकेट में अगर मगर किंतु परंतु जैसी चीजें चलती नहीं है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस बुमराह ने की है वो हम सब के सामने है। इस वक्त इस पूरी टीम में अगर कोई सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज अभी भी नजर आती है तो वो जसप्रीत बुमराह ही नजर आते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस रही रोहित शर्मा की वो हमने आपको दिखाई ही। और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 91 रन थे 3 मैच में। 4 इनिंग ऐसी थी जहां उनको फास्ट बॉलर्स ने आउट किया था, 3 इनिंग ऐसी थी जहां वो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे थे। उस 91 रन में एक पारी में उनके 52 रन थे, यानी बाकी की 5 पारियों में उन्होंने 39 रन बनाए थे। ये आंकड़े तो अब बहुत बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं, झुंझलाहट पैदा करने वाले हैं। और रोहित शर्मा के बड़े से बड़े फैन, आप कहते हैं ना कि ये जबरा फैन है, ये डाई हार्ट फैन है जो हम लोग यूज करते हैं शब्द, उसके लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उसके लिए भी कि अगर उसका कप्तान 3 मैच में 31 रन बनाता है, जिस मैच में विरोधी टीम के कप्तान ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हो, निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हो, वहां पर सलामी बल्लेबाज 3 रन और 9 रन। कप्तान तो सर बहुत ही, कप्तानी का कंपैरिजन में तो रोहित कहीं स्टैंड आउट ही नहीं करते। मैं तो एक बात कहूंगा सर कि नेथन लायन का जो इस वक्त इस टेस्ट सीरीज में एवरेज है वो रोहित शर्मा से अच्छा है। तो आप ये लगा लीजिए विरोधी टीम के जो 11वें नंबर का बल्लेबाज है वो हमारी टीम के ओपनर से अच्छा एवरेज रखता है। तो मैं एक चीज है, पूरी सीरीज में आपको एक ही बल्लेबाज था जो कंसिस्टेंसी के साथ रन दे रहा था, वो है केएल राहुल। आपने उनको आके नंबर 3 पे ड्रॉप कर दिया। 3 नंबर का जो बल्लेबाज, जैसा कि आप सर कह भी रहे थे कि आज तक हमने कभी किसी 3 नंबर के बल्लेबाज को ड्रॉप होते ही नहीं देखा, वो भी कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत सारे बदलाव कर लिए, अपने मन की टीम खिला ली। सबसे पहली बात तो बिल्कुल पहले मेरे को गावस्कर की बात से थोड़ा अजीब लग रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई बुमराह से ही 5 मैच में कप्तानी करो। मैंने कहा 5 मैच में कप्तानी कराने की क्या जरूरत है जब हमारे पास एक कैप्टन है। लेकिन फिर वही बात आती है, वही एक्सपीरियंस प्ले में आता है कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। बुमराह ने अपनी कप्तानी में टीम को टीम बना के खिलाया था, बहुत अच्छे प्रदर्शन हुआ था। वहां भी पहली पारी में हम 150 ही रन पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद दमखम के साथ। और रही सर बुमराह की बात, मतलब आप वो जबरदस्ती आप उनसे ओवर कराने की कोशिश पहली बात तो चौथे दिन करा रहे हो, आप लगातार उनसे कह रहे हो कि भी बॉलिंग कर ले। अंत में बुमराह को कहना ही पड़ गया कि नहीं अब मेरे से दम नहीं लग रहा, आप किसी और से बॉलिंग करा लीजिए। उसके बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे सोशल मीडिया पे। तो आप एक इंसान से तो आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई तू अकेला ही 11 से लड़ जा, जाके ये ले गेंद पकड़ 11 के 11 को आउट कर दे। और खुद दूसरे अदर हैंड पे आप ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि आपकी टीम कहीं ना कहीं खड़ी हो जाए। 9-10 रन बना के आप आउट हो जा रहे हो पूरी। इसमें आप सीरीज में देखोगे 30, 32, 40 आपके रन हैं 6 टेस्ट मैचों में। ये कैसे आंकड़े हैं सर? ये तो मैं अभी ये जो लड़के अपने खेल रहे हैं रणजी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, अगर इनसे ओपनिंग करा दी जाए, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि उनके ज्यादा इनसे रन होंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और फिर मैं बार बार अपनी उसी बात पे एक ही बार पे बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि सर हर चीज का एक टाइम होता है। मे बी वो टाइम अब आ चुका है, और इससे बेहतर कुछ होगा भी नहीं कि सिडनी में उन्हीं खिलाड़ियों को जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंप दी जाए जिन्होंने पर्थ में आपको पहला टेस्ट मैच जिता के दिया था। रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट अब तक आपके फेवर में रहा नहीं है। दूसरे टेस्ट मैच में आपने वापसी की थी, दूसरा टेस्ट मैच निकाल दीजिए, तीसरा निकाल दीजिए, चौथा निकाल दीजिए, टीम इंडिया जीतने तो गई नहीं है। इन सारे मैचेस में अगर आप देखेंगे 15 दिन का क्रिकेट कम से कम इन तीनों टेस्ट मैचेस में हुआ है। तो 15 के 15 दिनों में आप सर खुद भी अगर पूरा देखेंगे तो एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन टीम इंडिया जीत की सोच के साथ खेल रही होगी। या तो हम बचने जा रहे थे, या सामने वाली टीम ने जो स्कोर बनाया उसको ट्रेल को उसको कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे। कभी नीतीश बचा ले, कभी आकाश बचा ले, कभी बुमराह बचा ले। अब बल्लेबाजी में आप आकाशदीप से उम्मीद करेंगे। ये इस कदर अगर टीम इंडिया हमारी यहां आके खड़ी हुई है तो इसमें सबसे बड़ा रोल रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट कोच गौतम गंभीर, इसके अलावा जितना भी पूरा मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तैयार नहीं। आप उम्मीद कर रहे हो अब ये टेस्ट मैच भी बहुत पहले ही खत्म हो गया होता अगर पहली पारी में नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी नहीं की होती। तो इस तरीके से तो हमें खेलना पड़ रहा है कि एक 3 टेस्ट मैच खेला हुआ लड़का हमें इस टेस्ट सीरीज में बचा रहा है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मे बी अब चेंज रिक्वायर्ड है सर। T20 में हमने ठीक है, हमने एक बात मान ली थी कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन आपने फिर वर्ल्ड कप जिता के दोबारा से जवाब दे दिया। लेकिन वो एक खेल ऐसा है जहां आपका बल्ला थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाए तो चल जाता है। वहां एजेस के भी रन है जो माने जाते हैं। ये टेस्ट फॉर्मेट है, यहाँ बहुत ज्यादा रेजिलियंस शो करना पड़ता है और समय आ चुका है सर। अब
मेरा तो यही मानना है कि 5वें टेस्ट तक भी कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5वें में आप इन्हें एक विदाई टेस्ट मैच के तौर पे देने की कोशिश करें। 5वें टेस्ट मैच में एटलीस्ट बीजीटी बचाने के लिए जसप्रीत बुमराह को फिर से कप्तानी करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय क्रिकेट में ऐसा संभव होगा नहीं अनटिल अनलेस रोहित शर्मा खुद से ना ये कह दें कि, और कई बार एक गुम चोट भी लग जाती है खिलाड़ी को, वो मैच से पहले लगती है, पता नहीं चलता कैसे लगी, लेकिन फिर एक रिलीज आती है और बताया जाता है कि कोई ग्रोइन इंजरी हो गई है या कोई स्मॉल निगल आ गया है और इसलिए जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। ये एक संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि कोई हटा के उनको और बुमराह से कप्तानी करा दी जाए, इसके आसार मुझे दिखते नहीं है। और इतना मतलब प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो इस तरह का है कि उसमें ये सब चीजें होंगी भी नहीं। तो देखना होगा। अभी बड़ा ये मतलब मन खराब है, इसको ऐसे समझिए, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की है उस तरह की बल्लेबाजी करते हैं हम उनको देखते नहीं है। जिस तरह से कप्तानी उन्होंने की है उस तरह की कप्तानी उनको करते हैं हम नहीं देखते। ये वो खिलाड़ी है जिसने अपने टीम के जूनियर खिलाड़ियों के मन से हार का डर निकाला, लेकिन शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज घर में भारतीय टीम हारी उनकी कप्तानी में, 92 साल के भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तोहमत लगी, इतना बड़ा धक्का लगा, वो शायद अभी उससे बाहर निकले नहीं है। लेकिन इसका नुकसान कुल मिलाजुलाकर हो रहा है भारतीय क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट टीम को। विराट कोहली की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली से भी जब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो तो उम्मीदें बहुत रहती हैं। बड़े खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन यहां पर जब टीम मुश्किल में थी तो 5 रन बनाकर विराट कोहली आउट होकर चले गए। स्टार्क ने उनका विकेट लिया। पहली पारी में 36 रन बनाकर आउट हुए थे और पहली पारी में जब वो आउट हुए थे तो अपने आउट होने से पहले वो यशस्वी जायसवाल को रन आउट करा के गए थे। हालांकि ये बहुत बड़ी डिबेट है कि गलती किसकी ज्यादा थी किसकी कम थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप आज की तारीख में बात करेंगे, जब 4 टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन और मेलबर्न, ये 4 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद 4 टेस्ट मैच की 8 पारियां अगर देख ली जाएं तो कुल मिलाजुलाकर एक शतक जरूर है विराट कोहली के खाते में, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ निराश करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात दीपेश, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, या जो बात रोहित के लिए हम कर रहे थे कि वो झुंझलाहट होगी, उनके जो हार्डकोर फैंस होंगे उनको भी, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं। मतलब विराट कोहली के लिए स्पेशली मैं ये कहता था कि उनके शरीर में ऑटो करेक्शन मोड है। ये वैसे ही है जैसे अपने मोबाइल में आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं, अगर आप गलत लिख दें तो मोबाइल आपको अलर्ट करता है कि नहीं, इसकी स्पेलिंग ये नहीं ये होती है, और आप फिर उसको सही स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। विराट के लिए हम कहते थे कि वो एक पारी में अगर कोई गलती करके आउट हो गए या कोई गलत शॉट उन्होंने खेला, आप उस पारी में उनको वो शॉट खेलते नहीं देखेंगे, उस पारी में वो अपने आप को फौरन करेक्ट कर लेंगे। यहां तो ऑफ स्टंप के मतलब 2-3 किलोमीटर दूर बॉल फेंक दीजिए, वहां भी चले जाएंगे वो मारने के लिए और फिर वो अजीब तरीके से आउट हो जाएंगे। तो जब रन ही नहीं बनेंगे, आपके गेंदबाज करेंगे क्या? और विराट कोहली बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको आज भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का ख्वाब था तो वो विराट कोहली उसके किरदार थे, और वो किरदार बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने अभी कहा भी था कि रोहित ने इन्हीं यंग खिलाड़ियों को जीतना सिखाया, हार का डर इनके अंदर से निकाला। तो विराट के साथ भी वही है। टेस्ट फॉर्मेट में अगर किसी खिलाड़ी ने वो दिमाग से निकाला कि भाई ड्रॉ और हार के बारे में ना सोच के जीतने के लिए जाएं, तो वो विराट कोहली थे। बट अब विराट कोहली को आप इस सिचुएशन में देखेंगे, एक तो सच में इस चीज से इस चीज पे तो सर डिस्कशन करने का मन भी नहीं करता कि ऑफ स्टंप के बाहर की, चौथे स्टंप की, 5वें स्टंप की, या फिर 2 किलोमीटर दूर की गेंद उन्होंने मार दी और वो एज लेके पीछे आउट हो गए। कब तक मतलब ये बात करें? ये अब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और भी कहीं कहीं दुनिया में खेली हो टीम इंडिया, तो वो सारी बातें हम कर चुके हैं कि विराट कोहली भाई एक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंको वो आउट हो जाएंगे। तो अब जब हम लोग इतनी आसानी से बात कर ले रहे हैं आपके सामने बैठ के, तो वो तो भाई ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इतना बड़ा है, उसमें इतने बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बंदे बैठे होते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो उनको तो बिल्कुल पता है कि ज्यादा कुछ मत करिए, जब तक उसके पैर सेट ना हो एक बाहर की गेंद फेंक दीजिए। और चलिए, पिछली पारी में तो खेल भी ली थी 70-80 गेंद, उसके बाद भी एक बाहर की गेंद पे आउट हो गए। तो अब सर बात वही है, यहाँ सारा जो मसला है वो टेम्परामेंट का है, दिमाग का है। मेंटली ये खिलाड़ी अब उतने स्ट्रांग नहीं रहे सर, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछली पारी में जिम्मेदारी ली। 10 साल पहले यही विराट कोहली जिम्मेदारी लेते थे। और रही रिकॉर्ड्स की बात, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे आंकड़े थे, तो पिछले 2-3 साल में तो उनके दुनिया भर में जहां भी अच्छे आंकड़े थे, उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में उन्हें खराब ही किया है, अच्छा नहीं किया है। टेस्ट तीनों फॉर्मेट में 50 की औसत रखने वाला बंदा अकेला था पूरी दुनिया में, अब टेस्ट में 47 की हो चुकी है। तो वो अब खेलकर तो एक ही काम कर रहे हैं कि जो अपने बने बनाए रिकॉर्ड्स हैं उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छी खासे एडिलेड में रिकॉर्ड थे, इस बार तो एडिलेड में तो क्या ही हाल हुआ वो हमने भी देखा पिंक बॉल टेस्ट में। तो ये अब खींचने वाली बात है
कि आप खेल लेंगे, लेकिन मेंटली अब ये खिलाड़ी उतने टफ नजर नहीं आते जो विराट कोहली पहले नजर आते थे कि भाई मैं खड़ा हूं तो मैं जिताने के लिए खड़ा हूं। अगर या तो आप मेरे को पहले 15 गेंदों में, रोहित शर्मा का एक बयान बड़ा फेमस है सर कि अगर शुरुआत के 5 ओवर में किसी टीम ने मुझे आउट कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो मैं अपनी गलती से आउट होऊंगा। तो इन भाई साहब से अब यही पूछा जाए कि भाई आप अपनी गलती से आउट हो रहे हो, क्योंकि 60 गेंदें तो आपने आज भी खेली, 10 ओवर करीब आपने बल्लेबाजी कर ली, तो आप किसकी गलती से आज आउट हुए हो? मतलब एक लेग स्टंप की ओर जाते, ऑफ स्टंप की ओर जाती हुई गेंद को लेग स्टंप में फ्लिक कर रहे हैं। अब बताइए रोहित शर्मा को हम ये चीज हम बताएंगे? ये तो सुनने में भी कितना अजीब लगता है, भारतीय कप्तान जो इतने साल से खेल रहे हैं। तो अब सर वही बात है कि मेंटली ये खिलाड़ी उतने ज्यादा टफ रहे नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में सर बहुत से लोग हैं, कुछ सवाल भी हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि आज के बाद अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा खेले तो मैं टेस्ट मैच तो नहीं देखने वाला। लेकिन एक इंसान है जो बड़े हिसाब से पूछ रहे हैं कि भाई 2-1 से जब टीम इंडिया पीछे है और 2-2 में जब सिडनी में हम अगर जीत भी गए, मान लेते हैं कि जीत जाते हैं, तो 2-2 से जीतने के बाद हम बीजीटी अपने घर कैसे लेके जाएंगे? ये सवाल है इनका। क्योंकि नियम ये कहते हैं कि कोई भी ट्रॉफी जो जिस टीम के पास है, अगर वो सीरीज ड्रॉ हो जाती है तो उसी टीम के पास रहती है, इसलिए वो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन अभी मतलब इनको खुश करने के लिए इन्होंने सवाल पूछा, इसलिए जरूर कह सकते हैं कि इनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये कह रही है कि भारतीय टीम के बस की है नहीं। भारतीय टीम ने जिस तरह से पूरे सीरीज में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वो एक इनिंग अगर पर्थ की छोड़ दीजिए जहां पर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वरना सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम ने निराश किया है। हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से, और बीजीटी जब शुरू हुई थी, अगर आप हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये सीरीज भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ डिसाइड करने जा रही है। अगर यहां पर यही सीरीज भारतीय टीम के पक्ष में आ रही होती, तब शायद उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों का बड़ा योगदान होता, और तब आप उम्मीद करते कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे और उसके बाद तय करेंगे। तय तो करना ही है, क्योंकि 37 साल उम्र हो चुकी है, कोई भी यहां पर आजीवन खेलने के लिए आया नहीं है, जाना है ही है। नए खिलाड़ी नॉक कर रहे हैं, नए खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए, और इन सब चीजों पर नजर है। ये खिलाड़ी मुझे लगता भी है कि इतने प्रोफेशनल हैं कि ये फैसला खुद करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इनको पुश नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा धक्का नहीं देना पड़ेगा कि भैया अब छोड़ दीजिए, वो वाली हालत होनी नहीं है। तो ये पहले से तय था कि ये सीरीज, ये ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और वही देखिए 4 मैच खत्म होते होते स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आज अगर आप चाहें तो कोई सर्वे कर लें, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत हार्डकोर फैन होंगे इन खिलाड़ियों के, खासतौर पे 2 नाम जो मैं ले रहा हूं बार बार, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो अब कहेंगे कि हाँ इनका समय आ चुका है, अब इनको टेस्ट क्रिकेट को भी छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। कुल जो स्थिति रही वही रही। पैट कमिंस के जरा आप दिखाइए भाई, पैट कमिंस का अपडेट दिखा दीजिए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, उन पर भी बात कर लेते हैं, किस तरह से उन्होंने कप्तानी की, किस तरह से बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि एक पृष्ठभूमि में रहकर अपने काम को करते हैं। बल्लेबाजी अच्छी की, कप्तानी अच्छी की, 6 विकेट लिए, पहली पारी में 49 रन बनाए, दूसरी पारी में 41 रन बनाए, और ये थोड़े थोड़े जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना दीपेश, ये टेस्ट क्रिकेट में असल में यही आपके टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीम के बीच का फर्क होते हैं। एक टीम 6 विकेट गिरने के बाद 15-20 रन में सिमट जाती है, दूसरी टीम 6 विकेट गिरने के बाद कहती है नहीं भी हम 100 रन और जोड़ेंगे, और फिर वहां पर उसके बल्लेबाज संघर्ष करते हैं। ये पैट कमिंस ने, जिसको हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, कैप्टन की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो करके दिखाया इस पूरी सीरीज में। बिल्कुल सर, और वो भी दुनिया की बेस्ट टीम के अगेंस्ट करके दिखाया है। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जाके उन्होंने रन किए हैं, इंडिया के अगेंस्ट रन किए हैं, अपनी टीम को बचाया है। और अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लान किया था, पर्थ टेस्ट में जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों को भूलकर बड़ी शानदार सीरीज खेली है। बड़ी अच्छी बात यह है कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद से ही ये टीम, पहले टेस्ट मैच के बाद से ही दूसरे, तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कभी पीछे नजर नहीं आई, हमेशा आगे नजर आई, और भारतीय टीम उसका पीछा करते हुए नजर आई। तो उसका सबसे बड़ा रीजन पैट कमिंस है। मतलब ये तो चलिए आपने सर एक टेस्ट की बल्लेबाजी के थोड़े एग्जांपल्स दे दिए, बट इस पूरी सीरीज में अगर आप एक चीज देखेंगे कि कोई इंडिया का बल्लेबाज सेट हुआ या किसी ने थोड़ी ज्यादा गेंदें खेलनी शुरू हुई, तो पैट कमिंस खुद गेंद पकड़ के आ जाते थे और बड़े क्रूशियल टाइम पे आपको वो विकेट्स निकाल के देते थे जब आपकी टीम कहीं फंस रही होती थी। आज का भी आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट थे जब पैट कमिंस स्टेप अप करके आए, चाहे वो रोहित शर्मा को आउट करना हो, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप 10 ओवर के ऊपर खेल गई थी, लेकिन फिर पैट कमिंस आए, उन्होंने रोहित को आउट किया, केएल राहुल को आउट किया, एक ही ओवर में 2-2 झटके दे दिए और टीम इंडिया वहां से उभर ही नहीं पाई। तो ये पूरी सीरीज में इन्होंने किया है, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो सर पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं। ये तो अब कोई नई बात है नहीं इनके लिए। वर्ल्ड कप जिता दिया, WTC जिता दिया, सब कुछ तो दिला दिया इन्होंने। मैं तो यही कह रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप में भी अगर मिचेल मार्श की जगह कप्तान होते तो शायद वहां भी कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि ये हैं IPL का भी फाइनल खेल चुके हैं, वो तो बाई चांस KKR ने इनको हरा दिया, तो इनका तो वो
वो धोनी जैसा एरा कहते हैं ना कि जहां भी जा रहे हैं, जिस भी चीज में कंपीट कर रहे हैं वो जीत के आ रहे हैं, तो अभी तो इनके साथ वही फॉर्मूला चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जरूर 2011 के फाइनल में चला था सीधा जाके, ये पूरे टूर्नामेंट में चलते हैं। जब जब इनकी टीम फंसती है ये हमेशा सामने आते हैं, और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो तो कम है जी। अगर हमारे पास बुमराह है तो हमारे पास लड़ने वाले एकलौते बुमराह हैं, वहां पैट कमिंस हैं, वो खुद तो लड़ते हैं, अपनी टीम को भी लड़वाते हैं, इसीलिए शायद नेथन लायन के बल्ले से भी 41 रन इन्होंने निकलवा दिए। मतलब कितना अजीब सर लगता है सुनने में भी कि स्कॉट बोलैंड का नई गेंद से उतना अच्छा डिफेंस था जितना हमारी टीम के ओपनर्स का नहीं था। तो ये पैट कमिंस ही करवा सकते हैं, उनका बेस्ट कैसे निकाला जाता है ये पैट कमिंस कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। बड़े अच्छे कप्तान है, बड़ी अच्छी सीरीज अभी तक उनके हिसाब से चली है। अब यही कोशिश है, जो ट्रॉफी उनकी टीम से 10 साल के पास जो नहीं है, 10 साल के आसपास जो समय हो चुका है ट्रॉफी उनकी टीम के पास नहीं आई, शायद उस ट्रॉफी को भी रिटेन करने की ओर पैट कमिंस देखेंगे। और मैं मानता हूं कि सर सब कुछ दुनिया में जीतने के बाद यही एक इकलौती चीज होगी जो वो ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से सरजमी पर लाना चाहते हैं। बिल्कुल, और बहुत डेस्पिरेशन है इसको लेकर। और होता है दीपेश, जिंदगी में ऐसा होता है, खेल में भी ऐसा होता है, जब आपका समय चल रहा होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कहावत में कि मिट्टी को भी छू लीजिए तो वो सोना हो जाती है। तो इस वक्त पैट कमिंस का वो समय चल रहा है। वो समय रोहित शर्मा का भी था, वो समय कभी महेंद्र सिंह धोनी का भी था, और वो समय मतलब क्रिकेट से अगर इतर चलें तो हम सबके भी जीवन में आता है, जब साल महीने 6 महीने हम जो करते हैं उसमें हमको कामयाबी मिलती है। लेकिन फिर उस कामयाबी को, उस समय को लंबा खींचने के लिए, अगर वो मान लेते हैं अवधि, मियाद, ड्यूरेशन 6 महीने, उसको अगर आप चाहते हैं कि 1 साल कर दिया जाए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कमिटमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा समर्पण दिखाना होता है। वो काम पैट कमिंस ने किया है। जो आप कह रहे हैं ना कि अपने सामने वाले खिलाड़ी से भी बेस्ट रिजल्ट ले लेना, ये आप तभी जाकर उससे कहेंगे जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करें और कहें कि देखो मैं कर रहा हूं ना, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यहां तो स्थिति ये है कि रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे, विराट, हाँ मतलब आप क्या नीतीश रेड्डी से जाके कहेंगे आप कि तुम दूसरी पारी में क्यों आउट हो गए? किसी की हिम्मत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप जब अपने आप को उस अवस्था में ही नहीं पाएंगे कि आप जाकर बात कर सकें, अपनी टीम से डिमांड कर सकें, तो फिर आप खुद आंखें चुरा के बचते रहेंगे और खिलाड़ी भी आंखें ही चुराएंगे। चलिए, ऋषभ पंत पे मैंने कहा था थोड़ी बात और करेंगे, जरा ऋषभ पंत पे अपडेट दिखाइए, उसके बाद जरा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज में निराश किया। दूसरी पारी में 30 रन बनाकर आउट हुए, और उनके आउट होने के तरीके को लेकर दीपेश ऑलरेडी अपनी बात कह चुके हैं कि मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीका, और ये तरीका किसी का नेचुरल तरीका नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे, और ये बात गावस्कर साहब ने भी कही थी कि मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप कहें कि यही हमारा खेलने का तरीका है, कि आपको 2-2 फील्डर पिछली पारी में लगाए गए हैं और उसके बाद भी आप वहां से शॉट खेल रहे हैं। हर पारी में लगभग 20 रन, 25 रन, 29 रन, 28 रन मिले, यानी शुरुआत मिली। अब जो प्रश्न है दीपेश, ये बड़ा प्रश्न है, और ये भारतीय क्रिकेट, मतलब ये हमारे स्टूडियो से निकलकर भारतीय क्रिकेट के सामने भी बड़ा प्रश्न है। रोहित शर्मा का चलिए समझ में आता है, ठीक ठाक क्रिकेट खेली, ठीक ठाक अचीवमेंट्स हैं। विराट कोहली का भी समझ में आता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, 81 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं, ढेर सारे रन हैं। उम्र भी अब उनकी उस तरफ आ चुकी है कि हाँ चलिए अब खत्म ही होने वाला है एरा, मतलब बहुत आपने स्ट्रेच कर भी लिया तो क्या करेंगे, 1 साल खेल लेंगे दोनों लोग, इससे ज्यादा खेल सकते भी नहीं है, मतलब जो उम्र की बात है। ऋषभ पंत अभी इतने यंग हैं, उनको जिस तरह से क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में जिस तरह से उनको उनमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनको अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखें तो वहां पर भी उनके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऋषभ पंत का क्या आप देखते हैं, ऋषभ पंत को क्या करना होगा, क्या और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई अनभिज्ञ हो अपनी टीम की स्थिति से, टीम की स्थिति तो सामने स्कोरबोर्ड पे दिख रही है ना। अगर इस तरह का खेल है तो फिर कोई इलाज है क्या, या लाइलाज है? नहीं सर, अब मैं यहाँ ये कहूंगा कि जिम्मेदारी लेके खेलना होगा, क्योंकि अब टीम में आप ही ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बहुत सीनियर होंगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा 2-3 टूर का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो वो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पिछले दोनों टूर्स में उन्होंने ही जिम्मेदारी ली है। जब भी टीम इंडिया फंसती थी विदेशी सरजमी पर, जब भी टीम इंडिया फंसी है तो ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऐसी है जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है, दूसरे के कंधों पर छोड़ा है। और आज तो जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं टीम को उनकी जरूरत थी कि भाई खड़े हो जाओ, ज्यादा कुछ मत करो, इतना अच्छा डिफेंड कर रहे थे, तो सर बात यह है कि उन जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश थोड़ी ना करें ऋषभ पंत, जो अभी तक कर रहे हैं। ये उनको एक चीज समझना होगा कि अब विराट, रोहित जरूर टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, उन पे सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन आपने भी उतना कद बना लिया कि सवालों के घेरे में अब आप भी आएंगे। एक बार को देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछली पारी में शतक किया, नहीं भी करते ना तो इतने सवाल नहीं उठते, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सीरीज उनकी हुई नहीं है, 3-4 टेस्ट मैच का मोटा मोटा करियर है।
पंत ने भी ना अपने करियर में कुछ इसी तरीके से कदम आगे बढ़ाए थे, जैसे रेड्डी बढ़ा रहे हैं, शतक कर दिया, इंपॉर्टेंट मैचेस में रन कर दिए, टीम को बचाया, कई मैच जिता भी दिए। तो उनको अपना जो टीम में जगह है ना, जो काम जिस काम के लिए उनको 5वें नंबर पे बल्लेबाजी दी होती है, वो समझना होगा। अगर यही सोचेंगे कि भाई मैं क्यों लूं, जब सवाल मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा, सब ये कहते हैं कि मेरा नेचुरल इंटेंट ही ऐसा है, तो नेचुरल इंटेंट को तो गावस्कर ने गड्ढे में डाल दिया स्टूपिड बोल के 3 बार। तो ये तो अब कोई बात ही नहीं रही सर के काम ऐसे ही करता हूं मैं, खेलता ऐसे हूं। भाई आप ऐसे ही खेलते होते तो पिछले 6 साल में भी आपका यही हाल होता ना कि हर इंपॉर्टेंट मैच में आप ऐसे आउट हो जाते। वहां तो आपने बड़े रन्स करके दिए, लगातार टीम को जिता के दिया। तो सर थोड़ा सा मैं ये मानता हूं, एक तो इन पे इतना भरोसा जताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद तुरंत आए, ना कोई टेस्ट लिया गया, ना कुछ ऐसा नहीं कि कहीं आपको सीखने के लिए भेजा गया कि जाओ पहले रम के आओ, पहले खेल के आओ तब आओ। डायरेक्ट आपको एंट्री मिली है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सर ये कोई नए खिलाड़ी हैं या कद उनका उतना बड़ा नहीं है। जब आपको इतनी छूट मिल रही है कि आपसे विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह ही आपको टीम में लाया जा रहा है, तो सर सवाल भी ना उसी तरीके से होंगे और करना यही होगा कि जिम्मेदारियां जो अपने कंधे पे हैं उन्हें समझना होगा। इस तरीके से अगर अपनी जिम्मेदारियों को फेंक के जाएंगे कि स्कूप कर दिया, भाई मैं तो खेल ही रहा था, छक्का मिल जाता तो आप लोग तारीफ करते, नहीं चाहिए ऐसे छक्के। अगली 6 गेंदों में 6 रन बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट है, जितना समय लेंगे उतने ज्यादा रन बनेंगे और आपने किया भी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई पहला मौका है जब हम आपको ये बताएं कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप पहले जिम्मेदारी लेते रहे हैं, लगातार आपने अच्छा क्रिकेट खेला है, तो अब अचानक से आपको ऐसा क्यों फील होने लगा कि भाई मैं तो टीम का एक यंगस्टर हूं, आउट भी हो जाऊंगा तो कौन पूछेगा। सवाल बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि जिस कद के हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में नापा जाता है, आप भी कहीं ना कहीं वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है सर, 8 पारियों का टेस्ट मैच हो चुका है, अभी तक टेस्ट सीरीज हो चुकी है, लेकिन एक 50 नहीं है ऋषभ पंत के बल्ले से। विराट ने फिर भी 36 और 100 का स्कोर किया। चलिए रोहित शर्मा का तो समय बहुत लंबे समय से खराब है, लेकिन पंत के बल्ले से एक भी 50 ऑस्ट्रेलिया में नहीं आना बहुत डिसअपॉइंटिंग है सर। बिल्कुल, और जिस तरह से उनको जो अहमियत दी जाती है, जो बात दीपेश आपने भी कही, जिस तरह से सर आंखों पर बिठाया जाता है, उसके लिए फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी समझनी होगी। ये कहकर कि ये मेरा स्वाभाविक खेल है, ये तब तक चल सकता है जब आप 300 पे 3 पे बैटिंग करने जाए, तब आप खेलिए जितना स्वाभाविक खेल है। लेकिन अगर आप 30 पे 3 बैटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको उस अपने स्वाभाविक खेल में बदलाव करना ही होगा, वरना स्थिति यही होगी कि सवाल आपसे भी उठेंगे। और इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर रोहित का विकल्प या विराट का विकल्प है तो ऋषभ पंत का विकल्प नहीं है। विकल्प है, विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे नाम हैं दीपेश, आप जानते हैं, जो लाइन में है भारतीय टीम में। ध्रुव जुरेल इज अ फाइटर सर, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अब विकल्प है, इसलिए भी आपको अपनी जगह को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होगा। और अब तो घूम फिर कर मुझे लग रहा है कि जो पहली पारी के बाद रोहित शर्मा ने थोड़ी सी अपनी पीठ अपने आप थपथपाई होगी कि देखा मैंने नीतीश को खिलाया था और उसने शतक कर दिया, अब समझ में आया होगा कि शुभमन गिल को ड्रॉप करने पर क्या होता है। अचानक आपका जो बल्लेबाजी का ऊपर का हिस्सा है ना, जिसको आप टॉप ऑर्डर कहते हैं, वो बड़ा ही असहाय असहज सा दिखने लगता है अगर वहां पर 1-2 विकेट जल्दी गिर जाए तो। क्योंकि शुभमन गिल में भी वो टेम्परामेंट है कि वो रन के साथ खड़े होकर रन के साथ अपने विकेट को बचाए रख सकते हैं। और मुझे लगता है ऋषभ पंत को अगर यही करना भी था, मान लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि साहब मेरा गेम है, अटैकिंग गेम है, आप अपने आप को टी के अंत तक लाते, आखिरी के 15 ओवर में ट्राई करते, क्या दिक्कत है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि आखिरी के 15 ओवर में 150 रन चाहिए थे इंडिया के, लेकिन विकेट नहीं गिरा था, आप मारते शॉट्स, ट्राई करते फिर हम जा रहे हैं जीतने के लिए। तो ये तो यहां पर इस टेस्ट मैच में सबने क्या किया कि भारतीय टीम को मुश्किल से निकालने की बजाय जो वो मुश्किल में जा रही थी तो उसको जाते जाते एक पुश और दे दिया कि ले भाई थोड़ा तू और परेशानी में चला जा। तो ये दिक्कत हुई है। इसी तरह से पूरी की पूरी बल्लेबाजी चली भारतीय टीम की। चलिए शो को रैप अप करें, उससे पहले एक विवाद हो गया, उस विवाद पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो विवाद जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है जो बड़े अनलकी रहे। अगर इस मैच में आप जसप्रीत बुमराह के बाद किसी एक खिलाड़ी को पिक करेंगे तो वो खिलाड़ी थे यशस्वी जायसवाल, जिनके आउट होने के तरीके को लेकर बड़ा विवाद हुआ। तुरंत ही स्टेडियम में जो भारतीय समर्थक थे उन्होंने फटाफट अपने पोस्टर्स बना लिए चीटर लिख के और दिखाया, क्योंकि हुआ यूं था कि गेंद जो है वो शॉर्ट पिच गेंद थी, उनके बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, उनके बल्ले से नहीं छुई स्निकोमीटर में ऐसा लगा, लेकिन रिव्यू के बाद तीसरे अंपायर ने आउट दिया ये कहते हुए कि नहीं, गेंद थोड़ा सा उसने डिफ्लेक्ट हुई थी, या जिसको हम प्रचलित भाषा में कहते हैं कांटा बदला था। तो जो भी कहना चाहें, लेकिन स्थिति कोशिश यही थी, रहती है, जनरली यही रहती है कि थर्ड अंपायर अगर फील्ड अंपायर के फैसले को बदल रहा है तो उसके पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, कुछ तो ऐसा बड़ा होना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारा फैसला बदल रहा हूं। लेकिन वो बड़ा क्या था ये नहीं समझ में आया, और इसीलिए दीपेश फैंस नाराज भी थे। बिल्कुल सर, ये तो मतलब मैं एक बार को मान भी लेता हूं कि आउट थे,
आप एक छोटा सा एक लेके चल सकते हैं कि आउट हुए होंगे, कुछ ना कुछ लगा होगा, बट फिर जो चीजें आपने एविडेंस के लिए रखी हुई हैं, भाई आपके पास सबूत देने के लिए क्या है? स्निकोमीटर है, जब उसमें कोई हलचल नहीं हुई, किसी तरीके से कोई वो उठा नहीं, किसी तरीके से उसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाई थोड़ा बहुत भी एज है, तो फिर किस एविडेंस पे अंपायर ने वो आउट दिया है? बड़ा बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, लगातार इसी डिसीजन के खिलाफ लोग जा रहे हैं कि भाई एक डिसीजन ऐसा था जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच हार गई, वरना बच जाता। और यकीनन अगर उस वक्त यशस्वी जायसवाल को आउट नहीं दिया जाता तो ये मैच बच जाता, क्योंकि थर्ड अंपायरिंग का तो सर बेसिक रूल है, जब तक आपके पास या तो आपको क्लियरली दिख रहा है, जो चीज दुनिया को दिख रही है वो आपको भी दिख रही है कि ये देखिए भाई स्निको, और आप अब सवाल मत उठाइए ये लग रहा है जिस पे, अब उसके बाद चाहे कांटा कितना भी बदला हो, लेकिन एविडेंस के लिए जो चीजें आपने रखी हुई हैं, थर्ड अंपायर के पास यही रूल है, बेसिक रूल है कि जब तक एक पर्टिकुलर एक कॉन्क्रीट एविडेंस जो हम सर ने अभी बताया वो नहीं होगा, तब तक आप किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं दे सकते। तो किस बिहाफ पे उन्होंने वो ओवरटर्न किया डिसीजन, मतलब मैदानी अंपायर का फैसला बदला है, ऐसा भी नहीं है कि अंपायर ने आउट दिया हो और आपने कहा कि भाई मेरे पास इसको नॉट आउट देने का कोई एविडेंस नहीं है तो मैं आउट दे रहा हूं। आउट नहीं दिया था, मैदानी अंपायर ने उस डिसीजन को आपने बदला, और सर यकीनन कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम तो एक इसी डिसीजन के हिसाब से देखेंगे कि हमारा मैच बच जाता अगर जायसवाल को उस वक्त आउट नहीं दिया जाता। तो हाँ, इसमें बहुत हद तक अंपायर भी जिम्मेदार है। एक अच्छी 200 गेंद के ऊपर की पारी एक लड़का सुबह से खेल रहा था, नई गेंद से अपनी पारी को शुरुआत करी थी, दोबारा से नई गेंद आने वाली थी और अपने इर्द गिर्द इस पूरी पारी को चला रहे थे। लोग तो आ जा रहे थे लेकिन जायसवाल टिके हुए थे। इतने, एक तो उम्र कुछ नहीं है, 22-23 साल उम्र है सर, उसके बावजूद भी इतने सवालों में घिरे रहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्टेशंस पे जब ऐसे खड़े उतर रहे होते हैं तो कभी विराट कोहली रनआउट करवा देते हैं, कभी अंपायर का ऐसा फैसला आ जाता है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 2 पारियों में 2 शतक छूट गए और दोनों ही बार किसी दूसरे इंसान की गलती की वजह से यशस्वी जायसवाल ने जो 2 शतक वो लगाने वाले थे वो मिस कर दिए। बिल्कुल सही बात है। पहली पारी में 82 रन, दूसरी पारी में 84 रन। अगर कोई बल्लेबाजी में पॉजिटिव दिखाई दिया तो वो पर्थ के बाद उनका ये इसी सीरीज में दूसरी बार वो ऐसा मौका आ गया जब वो 2 शतक लगा सकते थे बैक टू बैक। पहली पारी में बड़े अनलकी रहे वो, मतलब कहिए तो घंटों बहस होगी, गलती विराट की ज्यादा थी या यशस्वी की ज्यादा थी, फायदा कुछ नहीं है, हाथ से वो पारी जा चुकी है। दूसरी पारी में 84 रन पर आउट हुए जब अंपायर ने दे दिया। और जो दीपेश ने कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उसको समझिए। मान लेते हैं, वैसे तो सब्सक्राइबर्स क्रिकेट फॉलो करते हैं, सब जानते ही हैं, मान लेते हैं अगर अंपायर ने आउट दिया होता और यशस्वी जायसवाल उस आउट के खिलाफ रिव्यू लेते और थर्ड अंपायर के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता कि नहीं साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तब वो फील्ड अंपायर के साथ चला गया होता कि हाँ ठीक है मैं फील्ड अंपायर के फैसले से सहमत हूं, तब बात अलग थी, बिल्कुल अलग थी। यहां कहानी बिल्कुल ही अलग थी। यहां तो फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया, स्निको में नहीं दिखाया, उसके बावजूद थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। और यही वजह है कि उस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो मेलबर्न में ठीक ठाक भारतीय इकट्ठा हुए थे क्रिकेट ग्राउंड में, उसमें जहां जहां आपको वो ब्लू जर्सी में प्लेयर्स फैंस दिखाई दे रहे थे भारत के, 5 से 7 मिनट के भीतर उन्होंने अपने हाथ में जो वो पोस्टर्स लेके गए थे उसमें चीटर चीटर लिख के और दिखाना शुरू कर दिया। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जो मतलब मैच बच जाता, मैच नहीं बचता। इसी शो में बीच में मैंने कहा था कि क्रिकेट में अगर किंतु परंतु ये सब नहीं होता, मान लेते हैं नहीं बचता या मान लेते हैं बच जाता, उस सूरत में ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि फर्क पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि एक बल्लेबाज बैक टू बैक अपनी 2 सेंचुरीज मिस कर गया, जो शायद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता भारतीय टीम के लिए। लेकिन अंततोगत्वा कहानी यही है कि भारत जो है वो मैच हार चुका है। और अब यहां से क्या देखते हैं दीपेश? सर बीजीटी घर चली जाए बस, मैं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही देखता हूं, क्योंकि अगर एक बार अगर WTC का भी अगर सिनारियो देखा जाए तो यहां से बहुत तीर तुक्के लगाने पड़ेंगे वहां पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी बात तो आपको ये अगला टेस्ट मैच जीतना होगा, उसके बाद भी फिर आपको क्या करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के हारने की दुआ मांगनी होगी, फिर श्रीलंका से भी आप ये चाहेंगे कि एक टेस्ट मैच वो ड्रॉ कर लें और एक ही जीतें, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल वाला सीन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो। बट अभी जो हाथ में, जैसा कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन में हमेशा बोलते थे कि भाई आप WTC में तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन अगली साइकिल से पहले कुछ पॉजिटिव्स ले लीजिए। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव सर यही होगा कि जो BGT हमारे पास पिछले 10 साल से, उसे ऑस्ट्रेलिया ना छोड़ के आए, वरना ये तो बिल्कुल वही हो जाएगा कि कभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारे नहीं थे, अंत में आके हारे तो विराट कोहली की कप्तानी में हारे, तो यही हो जाएगा। 12 साल से घर में नहीं हारे तो हारे तो रोहित शर्मा की कप्तानी में हारे। BGT 10 साल से घर पे नहीं है तो रोहित शर्मा की वजह से नहीं है। न जाने कितने ऐसे कलंक हैं जो अभी पता नहीं रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी के ऊपर लगने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही खराब शुरुआत हुई है। मैं सच में इस तरीके की उम्मीद हमने नहीं करी थी। हमने यही सोचा था कि जिस दिन गंभीर एक कोच बन के आएंगे, बड़ा एग्रेसिव क्रिकेट टीम इंडिया खेलेगी, चढ़ के खेलेगी, लड़के खेलेगी। यहाँ तो कप्तान ही इतना दबा हुआ है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये बोला सर कि आंखों में आंखें डाल के आपको कहना होता है कि भाई देख 40 मैंने बना लिए हैं, तो तू भी इतना दम रखता है कि 30 तो तू बना लेगा। फिर वो खिलाड़ी आपको रन करके देता है। बेचारे रोहित शर्मा किसी को कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या कि भाई मैंने खुद 5
5 बनाए, तेरे को 50 बनाने होंगे, तो सुनने में भी कितना अजीब लगता है। तो एक जब ऐसी मेंटेलिटी, एक ऐसे स्पेस में टीम इंडिया खेल रही है तो जीत बहुत मुश्किल है। और वैसे भी सिडनी का मैदान है, बल्लेबाजी के लिए कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है। पूरी सीरीज में मैं तो यही बोल बोल के थक गया कि कंपैरेटिवली आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। बाकी देखने वाली बात होगी सर, क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या कुछ होता है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी से ज्यादा रोहित शर्मा की हो चुकी है, जो लाइव अपडेट है वो भी बता दूं, उसमें कहीं भी रिटायरमेंट जैसे कोई बात अभी हुई नहीं है। वो होगी भी नहीं क्या। अब देखिए, बड़ा फैसला होता है और मैं जानता हूं कि जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि अब उनको सोच लेना चाहिए, वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त उनको कह रहे होंगे कि नहीं, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, सीरीज अभी बची हुई है और अभी कोई फायदा भी नहीं है। आप सीरीज के बीच में रिटायरमेंट लेंगे, फिर उसकी एक और कहानी होगी, जैसा अश्विन के साथ हुआ। भाई अश्विन तो बहुत अच्छी स्थिति में लेके गए थे रिटायरमेंट, तब तो हारी भी नहीं थी भारतीय टीम, पर्थ में जीत के ही आई थी। तो एक टाइमिंग जो कहते हैं, और वो तो टाइमिंग के मास्टर हैं, अब भले ही इस वक्त उनका। और देखिए दीपेश, मैं अभी बात करते करते सोच रहा हूं कैसे समय का चक्र घूमता है। ठीक 6 महीने पहले 29 जून 2024 की तारीख को हम इसी स्टूडियो में बैठ के रोहित शर्मा, विराट कोहली, वही रोहित शर्मा जो पूरी सीरीज में चलते आए, वही विराट कोहली जो पूरी सीरीज में नहीं चले थे, फाइनल में उन्होंने रन किए, वो सूर्य कुमार यादव का ऐतिहासिक कैच, वो 2011 के बाद T20 वर्ल्ड कप, 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप को जीतना। लेकिन क्रिकेट है, यहां पर आपको रोज परफॉर्म करना होता है। आपकी वो एक एड आया था बहुत साल पहले, मुझे याद है, ये इंडिया का क्रिकेट है बीड़ू, कैच छूटे तो गाली बीड़ू, रन बने तो ताली बीड़ू, कुछ इस तरह से करके था। तो ये तारीफ और शिकायतें, नाराजगी, ये सब साथ साथ चलते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई। ये वही भारतीय टीम है जो वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी, उसके बाद भी उसके साथ करोड़ों लोग खड़े हुए थे। तब इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि तब सबको लगा था कि बदकिस्मती से हम हार गए, हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, हम वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम थे, लेकिन हार गए। फैंस ने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आज वो फैंस का विश्वास हिला है। आज भारतीय टीम खराब खेल कर हारी है, आज भारतीय टीम सीरीज में लगातार खराब खेल रही है, इसलिए शायद उसकी आलोचना हो रही है। वरना हमारे स्टार्स हैं सारे, हमने कितनी तारीफें की यहाँ बैठ बैठ के, मतलब बताने की जरूरत मन नहीं कर रहा ना बुराई करने में भी, Exactly. मजा नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है ना कि जब आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे, आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा और दूसरी टीम आपको पूरे के पूरे सीरीज में वो फिर वही पर्थ हटा दीजिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ पीछा ही करते रह गए। कभी आप वही जो आप शुरुआत में करते हैं ना, कभी लीड कम कर लें, कभी थोड़ा सा फॉलो ऑन बचा लें, तो किस्मत आपको एक आध मैच में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के हाथों वो लिखा रहता है कि थोड़ा सा मौसम का भी साथ मिल जाए। आज तो मौसम का भी साथ नहीं मिला, बिल्कुल खुला मौसम। मतलब अगर 10-15 ओवर का मौसम ही काट देता, लेकिन मौसम ने भी कहा कि नहीं रोहित शर्मा, अब आप ये डिजर्व करते हैं, जरा ये नाकामी भी अपने साथ रखिए, इस नाकामी से बाहर निकल कर आइए, खेल यही सिखाता भी है। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपसे जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। लेकिन स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियोस सेक्शन में जाइए, वहां हमारे वीडियोस देखिए, कुछ कमेंट करना है कमेंट कीजिए, कोई सुझाव देना है सुझाव दीजिए। अगले मैच से पहले हम जितने और अपडेट है, इस हार के बाद जो इंपॉर्टेंट बयान आएंगे भी, गावस्कर जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि गुस्सा तो वो होंगे फिर से, तो वो सब लेकर आपके पास हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।